बदलते भारत की शान। सह फसली गन्ना अच्छी उपज का सुपर हिट फार्मूला। जी हां, आज के कृषि विशेष में हम बात करने वाले हैं इसी गन्ना फसल की, जिसका जिक्र आते ही अपने आप ही मुंह में मिठास से घुल जाती है। गन्ना एक ऐसी नकदी फसल है जिसका विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन देखने को मिलता है। भारत की बात करें तो हमारे देश में इसका इतिहास लगभग 3,500 साल पुराना है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पुराने तरीकों से ही गन्ने की खेती हो रही है। इसीलिए आवश्यक है कि नई तकनीक, नई विधि से हमारे किसान गन्ने की खेती करें ताकि उन्हें अच्छी उपज प्राप्त हो सके और उनकी आय में वृद्धि भी हो। इसीलिए आज के कृषि विशेष में हम बताएंगे आपको सह फसली गन्ने के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि विशेष की और जानते हैं कि कैसे हमारे किसान गन्ने की फसल के साथ अन्य फसलें लेकर सुपर हिट फार्मूले को अपना सकते हैं। मिठास के लिए मशहूर गन्ना प्राचीन नकदी फसल है। इसकी उत्पत्ति न्यू गुयाना में बताई जाती है। यहीं से दुनिया के दूसरे देशों में फैला। भारत में गन्ने का इतिहास करीब 3,500 साल पुराना है। फिलहाल इसकी खेती 115 देशों में हो रही है और हर साल दुनिया भर में लगभग 185 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन हो रहा है। इस समय गन्ने की उपज में ब्राजील सबसे ऊपर है। भारत का नंबर इसके बाद आता है। हमारे देश में करीब 5 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में गन्ने की खेती से जुड़े हैं। यहाँ फिलहाल 50 लाख हेक्टेयर पर इसकी खेती हो रही है, जिससे 40 करोड़ टन पैदावार मिल रही है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पर है। दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है। चीनी गन्ने का सबसे प्रमुख उत्पाद है। गुड़ भी बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा है, लेकिन गन्ने से सिर्फ यही दो उत्पाद नहीं बनते। गन्ना अधिकतर यहाँ पर पैदा किया जाता है, जो इसीलिए कि अधिक से अधिक गन्ने का चीनी बनती है। लेकिन इसके अलावा आप सभी लोग जान रहे हैं कि गुड़ भी बनाया जाता है, और जो गुड़ में आयरन की मात्रा अधिक होती है और काफ़ी क्षेत्रफल में गन्ना जो 16% तक लगभग गन्ना जो है हमारा गुड़ में भी जो है खर्च होता है कि कंज्यूम होता है उसमें जो है। इसके अलावा आज के डेट में बहुत किसान भाई ऐसे हैं जैसे गुड़ के भी विभिन्न प्रकार के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि गुड़ का पाउडर भी बना रहे हैं। और अब अभी हमारे यहाँ ही संस्थान में श्री अन्न से भी मिक्सित करके उसको गुड़ का प्रोडक्ट बनाया गया है। गन्ने से जहाँ पे चीनी तो बनती ही बनती है, लेकिन अगर बात करें तो गन्ने और चीनी बनने की प्रक्रिया के बीच में जो है सीरा बनता है, और सीरे से सीधे चीनी मिलें आजकल एथेनॉल बना रही हैं। उनके यहाँ प्लांट लगे हुए हैं, और एथेनॉल का जो उत्पादन कर रहा है वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी जो घरेलू आवश्यकता है ईंधन की, उसकी पूर्ति में अहम भूमिका हो रही है। और जब एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ ये उत्पादन हो रहा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग में चीनी मिलों का योगदान हो रहा है, इससे उनकी चीनी मिलों की जो पेइंग कैपेसिटी है, भुगतान करने की क्षमता है, किसान गन्ने की आपूर्ति चीनी मिलों में करता है और उसके पश्चात उसको चीनी मिलों से भुगतान मिलता है। तो इससे चीनी मिलों की जो पेइंग कैपेसिटी है, भुगतान करने की क्षमता है, उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। समय से किसानों के गन्ने का भुगतान हो रहा है। बात करें खोई की, बगास की, तो बगास से आजकल बिजली का उत्पादन तो हो ही रहा है, लेकिन बगास से और भी कई चीज़ें तैयार की जा रही हैं। कई ऐसे घरेलू सामान उससे तैयार किए जा रहे हैं। और बगास से जो आप देखते होंगे कि गिलास, पत्तल और सारी चीज़ें, पेपर इंडस्ट्री में इसका काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। तो बगास का भी काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम प्रेसमट की बात करें, जो गन्ने से चीनी बनने की प्रक्रिया में प्रेसमट निकलता है, उस प्रेसमट का उपयोग किसान भाई खेतों में डाल करके और अपनी उत्पादकता में वृद्धि कर रहे हैं। कृषि आधारित उद्योगों में चीनी दूसरे नंबर पर है और इसका सालाना टर्नओवर 80 से 85 हजार करोड़ रुपए का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट के तौर पर जाना जाता है और जब भी गन्ने की बात चलती है तो जुबान पर सबसे पहले नाम मुजफ्फरपुर का आता है।
हालांकि शाहजहांपुर भी गन्ने के मामले में पीछे नहीं है, बल्कि इसे यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। 3,62,00,000 कुंतल गन्ने की आपूर्ति पिछले सत्र में हुई थी जिले से, और जो हमारा राज्य समर्थित गन्ना मूल्य है उसके हिसाब से करीब 1200 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य के रूप में सीधे गन्ना किसानों के खाते में अंतरित होता है। इसके अलावा गन्ने की खेती, गन्ने की ढुलाई में लगे लोगों के लिए, गन्ने की छिलाई में लगे लोगों के लिए, गन्ने की खेती से परोक्ष रूप से जुड़े जो अकुशल श्रमिक हैं उनके लिए कई मायने में लाभप्रद है। अगर आंकड़ों को हम अनुमानित तौर पर अभिव्यक्त करें तो करीब 1500 करोड़ रुपए का हमारे गन्ने की खेती का अर्थशास्त्र शाहजहांपुर जिले में है। गन्ना उत्पादन में आज भारत का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। हालांकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक ऐसा नहीं था। तब हमारे यहाँ सिर्फ 2 किस्मों की खेती होती थी। ये किस्में बहुत ही कम उत्पादकता वाली थीं। फिर 1912 का साल आया और यहीं से मीठी फसल ने उड़ान भरनी शुरू की, ऐसी उड़ान जो आज तक जारी है। 1912 में उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस के शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना हुई और 1912 में ही कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई। इसकी स्थापना के बाद से ही गन्ने में जो किस्मों के विकास का काम जो हुआ बहुत तेज़ी से हुआ, और मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा अब तक गन्ने की 237 किस्मों का विकास किया जा चुका है, और एक गन्ने की किस्म के विकास में कम से कम 10 से 12 साल की प्रक्रिया लगती है। अगर हम 1912 से पहले की बात करें तो 1912 से पहले गन्ने की देसी किस्में मुंगो, सरेठा, ये देसी किस्में थीं और जिनकी पैदावार बहुत ही कम थी, मात्र 180 कुंटल प्रति हेक्टेयर इनकी पैदावार थी। इससे ना तो हमारे देश की चीनी की आवश्यकता की पूर्ति हो पाती थी और ना ही चीनी मिलों की जो गन्ने की आपूर्ति थी वो हो पाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिस्टर जॉर्ज क्लार्क की नियुक्ति की, और जॉर्ज क्लार्क ने 1907 से लेकर के और 1912 तक प्रतापगढ़ के फार्म पे गन्ने पे शोध कार्य का काम देखा। गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन भी एक क्रांतिकारी घटना है। इससे चीनी मिलों की आय बढ़ी और अब वो किसानों को हफ्ता 10 दिन में भुगतान करने में सक्षम हो गई हैं। ज्यादातर किसान बसंत ऋतु में गन्ना बोना पसंद करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों के लिए बेहतर ये होगा कि वो सर्दियों में गन्ने की बुआई करें। ऐसे में कई लाभ हैं, जहां एक तरफ पैदावार अच्छी मिलेगी, गुणवत्ता अच्छी होगी, साथ ही साथ सर्दियों के गन्ना फसल में आप दूसरी फसलें भी ले सकते हैं, यानी सह फसली गन्ना का उत्पादन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधरेगी, लागत भी कम होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से अपने इस रिपोर्ट में। गन्ने की फसल पूरी तरह तैयार होने में साल भर का समय लेती है। वसंत में बोए गए गन्ने को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और पहले साल उत्पादन कम रह जाता है। अगर इसे शरद काल में बोएंगे तो 20% तक ज्यादा पैदावार मिल सकती है। इसके अलावा सर्दी की फसल में चीनी की मात्रा भी ज्यादा होती है। उत्पादन इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरीके से बुआई कर रहे हैं। सामान्य विधि में उपज कम रह जाती है, जबकि ट्रेंच बहुत ज्यादा पैदावार देने वाली विधि है। गन्ना बुआई की जो ट्रेंच विधि है सबसे पॉपुलर विधि है, जहां पे हम परंपरागत विधि से केवल 40 से 45% जमाव प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो 70 से 75% हमारा जमाव होता है। गन्ने में अगर किलों की बात करें, क्योंकि असली उपज जो हमारी ये होती है, गन्ने में ब्यात जो होता है, टिलर्स जो निकलते हैं, तो टिलर्स जितने ज़्यादा निकलेंगे उतने ज़्यादा उसमें मिल योग्य गन्ने बनेंगे, और मिल योग्य गन्ने जितने ज़्यादा बनेंगे उतनी हमारी पैदावार होगी। तो जहाँ पे ट्रेंच विधि से अगर हम गन्ने की बुआई करते हैं तो जितने हमारे कल्ले निकलते हैं, टिलर्स निकलते हैं, उसमें 80% से अधिक कल्ले हमारे मिल योग्य गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात असली उपज हमारी मिल योग्य गन्नों की है। वहीं पे अगर हम सामान्य विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो ये हमारा परसेंटेज काफ़ी 50% से नीचे तक रहता है। इसके साथ साथ ट्रेंच विधि से अगर बात करें तो उसमें जो हमारा सिंचाई जल की अगर बात करते हैं तो इसमें 50% सीधे सीधे पानी की बचत होती है, क्योंकि इसमें हम फ्लड इरिगेशन पूरे खेत में ना करके केवल नालियों में ही सिंचाई करते हैं। तो ये कई ऐसे फायदे हैं जिससे ट्रेंच विधि के, जिससे हम पैदावार के साथ साथ चीनी पत्ते की अगर हम बात करें तो चूँकि इसमें जमाव एक साथ होता है
बढ़वार एक साथ होती है। शुरुआती 3-4 महीने के दौरान गन्ने की बढ़वार बहुत कम होती है। ये समय अंतर फसल यानी सह फसली खेती के लिए एकदम उपयुक्त है। अगर आप गन्ने के साथ कोई और फसल लेना चाहते हैं तो कतारों के बीच ज्यादा फासला रखना होगा। कुछ किसान 4 फुट की दूरी रखते हैं, लेकिन अगर 5 फुट का फासला होगा तो और भी बेहतर है। अनुभवों से पता चला है कि सह फसल से बुआई, निराई, गुड़ाई और खाद पानी का सारा खर्च निकल आता है। गन्ने के साथ सह फसली खेती जो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं गन्ने के साथ अन्य फसलों का, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और अगर विशेष रूप से देखा जाए कि तो शरदकालीन जो गन्ना है उसकी अभी तक हमारे यहाँ क्षेत्रफल लगभग 10 से 12% तक है, लेकिन शरदकालीन गन्ने की उत्पादकता भी अधिक होती है और इसमें 0.5% चीनी का परता भी, अगर किसान भाई शरदकालीन गन्ना लगाते हैं तो उससे 0.5% चीनी का परता भी अधिक प्राप्त होता है। लेकिन इसके बाद भी कहते हैं कि शरदकालीन गन्ने को हम जो है अधिक क्षेत्रफल में नहीं हो पाया। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि शरदकालीन गन्ना के साथ जब सह फसली खेती ली जाती है तो ये फ़ायदेमंद किसान के लिए भी अधिक होता है और चीनी मिल के लिए भी अधिक चीनी मिलती है। अब इसमें अगर ये देखा जाए कि विभिन्न फसलें हैं जो कि किसान भाई हमारे लगाते हैं शरदकालीन गन्ने के साथ, अगर सरसों की खेती करते हैं किसान भाई, बहुत तोरिया लगाते हैं, लाही लगाते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसकी बुआई अक्टूबर में कर दी जाती है और ये फरवरी मार्च तक सरसों की फसल से खेत खाली हो जाता है। उसके अलावा बहुत किसान भाई ऐसे हैं जो कि जो कैबेज है जो वो भी लगा रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, धनिया भी लगा रहे हैं, तो वो जो मटर भी लगा रहे हैं, इवन चना भी लगा रहे हैं और जो है मसूर भी लगा रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं, हमेशा हमारे यहाँ से संस्तुतियाँ भी दी गई हैं कि अगर दलहनी फसलों की अंतर फसली खेती की जाए गन्ने के साथ तो इसमें जो उर्वरता होती है ज़मीन की वो भी बढ़ती है, हमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है और प्रति जो पर डे प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है उससे बढ़ाई जा सकती है। और जो फसल की जो ये कटाई के उपरांत जो दलहनी फसलों का जो समावेश कर दिया जाता है उसमें फसल अवशेष मिला दिए जाते हैं, उससे उर्वरता भी अच्छी होती है। तो इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। जो किसान भाई अपनी सब्जियों की खेती करते हैं, बहुत ऐसे लघु सीमांत किसान हैं जो कि बाज़ार से कर सकते हैं, बाज़ार में उनको सब्जियों को पहुंचा सकते हैं, वो भी करते हैं। लहसुन की खेती करते हैं, हम देखते हैं कि लहसुन बहुत जो फ़ायदेमंद होता है और इसमें बहुत किसान भाई ऐसे हैं जो कि 4 फीट पर भी गन्ना की खेती कर रहे हैं, 5 फीट पर भी गन्ने की खेती कर रहे हैं और उसके बीच में अंतर फसल लगा रहे हैं। ये सारी अंतर फसलें 4 माह में तैयार हो जाती हैं, यानी जब तक गन्ना सही रफ्तार से बढ़ना शुरू होता है तब तक सह फसल कट चुकी होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सह फसल के रूप में दाल बोने से गन्ने को रासायनिक उर्वरक की बहुत कम जरूरत रह जाती है, क्योंकि दलहन के पौधे में पहले ही नाइट्रोजन पाया जाता है। इस तरह खेती पानी बचाने का भी काम करती है, क्योंकि एक फसल को दिए गए पानी से दूसरी की सिंचाई अपने आप हो जाती है। गन्ने के साथ अंतर फसली खेती करके किसान 2 गुनी नहीं बल्कि 3 गुनी, 4 गुनी और 5 गुनी पैदावार ले रहे हैं। और मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें उपज वृद्धि के उत्पादन के बहुत स्कोप है। एक किसान अगर 700-800 कुंटल पैदावार प्रति हेक्टेयर ले रहा है तो वहीं पे कई ऐसे किसान हैं जो उन्नत तकनीकी को अपना करके, वैज्ञानिक तकनीकी को अपना करके, ट्रेंच विधि को अपना करके, अंतर फसली को अपना करके, पेड़ी प्रबंधन को अपना करके 1200, 1400, 1500 कुंटल पैदावार ले रहे हैं। अच्छी पैदावार के लिए हमेशा उन्नत किस्मों का ही उपयोग करें। बीज की उम्र 10 महीने होगी तो अंकुरण अच्छा होगा। बीज ऐसे खेत से लें जिसमें ना बीमारी लगी हो और ना ही कोई कीट। इसके अलावा हर 4-5 साल में बीज बदलते रहें। सह फसली गन्ना अच्छी उपज का सुपरहिट फॉर्मूला। फिलहाल कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये पेशकश जारी रहेगी। देखते रहे कृषि विशेष। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं सह फसली गन्ना की खेती के बारे में, इसके सुपरहिट फार्मूले के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिससे किसानों को अच्छी उपज प्राप्त हो सके। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गन्ना के क्षेत्र में सरकार और वैज्ञानिकों की जुगलबंदी का बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। जहां सरकार गन्ने की फसल को प्रोत्साहित करने के लिए उचित नीतियां बना रही है, वही वैज्ञानिक तरीकों से किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें अच्छी उपज प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं अपनी ये अगली रिपोर्ट। 1912 में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। यहाँ गन्ने पर अनुसंधान हुए। इन अनुसंधानों में गन्ने का उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ाने के तरीके खोजे गए। वैज्ञानिकों ने लगातार मेहनत की, नई नई प्रजातियां विकसित की और खेती की नई नई विधियां भी। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद अकेले ही अब तक 200 से अधिक किस्में तैयार कर चुका है। 237 किस्मों में कई ऐसी किस्में हैं जो किसानों की समृद्धि का कारण बनती रही हैं। आज अगर हम गन्ने की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो कि नंबर 1 पे है गन्ने के उत्पादन और चीनी के उत्पादन में, तो गन्ने की कई ऐसी किस्में हैं जो किसानों के खेतों पे उनकी समृद्धि का कारण बन रही हैं। कोसा 13235 है, ये अगेती गन्ने की किस्म है। बहुत अच्छी इसकी बढ़वार है, 10 महीने में पक के तैयार हो जाती है। चीनी की परते की बात करें या उपज की बात करें तो 100 टन से अधिक इसकी पैदावार है। किसान इसकी खेती करके बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। इसी के साथ साथ कोलक 14201 गन्ने की किस्म है, ये भी अगेती किस्म है। मध्यम मोटाई का गन्ना है, गन्ना गिरता नहीं है, अच्छी पैदावार इसकी है। अगर बात करें को 15023 की, काफ़ी मोटा गन्ना है। ये एक्स्ट्रा अर्ली की बात करें तो इस चीनी की परता बहुत अधिक है इसमें। अगर मध्य देर से पकने वाली गन्ने की किस्मों की बात करें तो इसमें कोसा 16233 है जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है 1 साल पहले। कोसा 15233 है, ये हाल में भी रिलीज हुई है। कोसे 13452 है, ये काफ़ी मोटा गन्ना है। इसका गोला लास्ट तक हरा रहता है। जो किसानों अपने यहाँ पशुओं का पालन करते हैं, चारे के लिए ये किस्म है और इनका अगोला ऐसा रहता है, तो ऊपर अगोला हरा रहने से चारा उनको लास्ट तक मिलता रहता है। तो ये कई ऐसी किस्में हैं जो किसान भाई अपने खेतों पे पैदा करके उनका लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो स्ट्रेस कंडीशन है, जहाँ पे जल प्लावित स्थिति रहती है, बाढ़ की स्थिति रहती है, वहाँ के लिए यूपी 14234 गन्ने की किस्म है। कोसा 10239 है, ये जल प्लावित क्षेत्रों के लिए है या ऊसर भूमि की है। वहाँ के किसान भी गन्ने की बुआई करके और अच्छी पैदावार ले सकते हैं इनकी बुआई करके। वैज्ञानिकों ने जो किस्में या खेती के जो तरीके विकसित किए हैं, उन्हें किसानों तक पहुंचाना और उन्हें सिखाना भी जरूरी है। इसके लिए प्रशिक्षण का इंतजाम किया गया है। चूंकि हमारे किसान लंबे समय से गन्ना बोते आ रहे हैं, इसलिए प्रशिक्षण में ज़्यादा समय नहीं लगता। वैज्ञानिकों ने 1 दिन, 2 दिन और 5 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं। प्रशिक्षण के दौरान बुआई के तरीके, कीट और बीमारियों की पहचान और उनका प्रबंधन सिखाया जाता है। साथ ही नई नई किस्मों की जानकारी भी दी जाती है। गन्ना खेती में जैविक नियंत्रण, रसायनों का प्रयोग जो अंधाधुंध हो रहा है, किस तरीके से हम रसायनों के प्रयोग को कम करके और जैविक विधि से कीटों का या बीमारियों का जो नियंत्रण कर सकते हैं, उस पर हम अलग से प्रशिक्षण देते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है ट्राइको कार्ड का उत्पादन। जो गन्ने में बेधक कीट लगते हैं, बेधक कीट चाहे वो अंकुर बेधक हों या चोटी बेधक हों या प्लासी बेधक हों, इन सबका नियंत्रण किस तरीके से रसायनों के अलावा हम जैविक नियंत्रण कर सकते हैं ट्राइको कार्ड के माध्यम से, उस पर हम बृहद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे हम महिलाओं को भी इसमें प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं आजकल गन्ना विकास विभाग में जो सिंगल बड और बडचिप विधि से नर्सरी तैयार कर रही हैं, तो ये एक सीजनल काम होता है सितंबर, अक्टूबर और फरवरी, मार्च में। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी हम लोग ट्राइको कार्ड का उत्पादन उन महिलाओं को भी समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं कि वो इनके अलावा जब वो खाली समय रहता है उनके पास, तो अपने घर पे ही किस तरीके से ट्राइको कार्ड का उत्पादन करके और किसानों को वो बेच सकती हैं, जिससे हम जैविक खेती की ओर बढ़ावा दे सकें, जैविक खेती को, और रासायनिक का प्रयोग कम से कम कर सकें। इसके अलावा गुड़ पे भी विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। गुड़ उत्पादन पे किस तरीके से हम जैविक गुड़ का उत्पादन कर सकते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन करके, जैसे गुड़ में आंवले का पाउडर मिला करके या हल्दी का पाउडर मिला करके या गिलोय मिला करके और भी कई चीज़ें गुड़ में मिला करके
उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसकी पौष्टिकता को बढ़ा करके किस तरीके से हम गुड़ को उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ गुड़ की जो मेडिसिनल वैल्यू होती है, औषधीय गुड़ जो है, उसके बारे में भी हम लोग किसानों को या महिलाओं को समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि वो अपने घर पे ही कुटीर उद्योग के रूप में स्थापना करके और गुड़ का उत्पादन, मूल्य संवर्धित गुड़ का उत्पादन कर सकें। हमारा देश डिजिटल हो रहा है। किसान भी अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर युवा किसान। ऐसे किसानों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है। पिछले 8-10 साल से सरकार की नीतियों की वजह से चीनी उद्योग को बहुत फायदा हुआ है, जिसके कारण 14 दिन के बजाय भी फैक्ट्री 7 दिन के पेमेंट पर आ गई हैं। हम लोग शोध केंद्र से संपर्क करके अपने यहाँ किसानों को नर्सरी तैयार कराकर नई नई वैरायटियों के बीज उपलब्ध करा रहे हैं। उसके साथ ट्रेंच से गन्ना बुआई, साथ में सहफसली खेती चल रही है, जो किसानों की आमदनी में भी बढ़ावा कर रही है। सरकार ने पिछले कुछ समय के दौरान चीनी मिलों को एथेनॉल बनाने के लिए प्रेरित किया। एथेनॉल आमतौर पर शीरे से बनाया जाता है, लेकिन कई मिल तकनीक में इतना आगे निकल गए हैं कि सीधे रस से एथेनॉल निकाल रहे हैं। एथेनॉल जैव ईंधन की तरह है, इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। 10% एथेनॉल सफलतापूर्वक मिलाने में कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन सरकार ने 20% का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2025 तक का सरकार का उद्देश्य है कि ये 20% तक हो जाए, और जिसमें गन्ने की फसल एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। और आगे आने वाले समय में जूस से भी बनेगा, बी हैवी मोलासेस से भी, सीरे से भी बन रहा है, और आगे जो सेलुलोज जो है पत्ती, और वो भी आगे प्रयोग होगी, जिसमें कि हम इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं शोध के, कि जिससे कि अगर हम सेलुलोजिक मटेरियल जो है उससे कम लागत में किस तरीके से इथेनॉल बना सकें। और जो गन्ने की प्रजाति आज की चीज़ में जो किस्में विकसित की गई हैं, जिनमें अधिक शर्करा है, उनमें ही सबसे अधिक इथेनॉल की भी उपज होती है। तो इसलिए गन्ने का इथेनॉल के लिए भी आगे आने वाले समय में, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो चीनी की हमारी ज़रूरत है वो लगभग 26 मिलियन टन के आसपास है, और अगर हम 39-40 मिलियन टन तक कर रहे हैं तो चीनी का एक्सपोर्ट भी करते हैं और इथेनॉल में भी डाइवर्ट करते हैं। तो इसके लिए गन्ना एक बहुत बड़ी आगे आने वाले समय में भी महती भूमिका अदा करेगा। भारत में चीनी का उत्पादन घरेलू जरूरतों से कहीं ज्यादा है। सरप्लस चीनी को हमें दूसरे देशों को बेचना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी को एथेनॉल में बदलना निर्यात के मुकाबले कहीं ज्यादा फायदेमंद है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, गन्ने पर ये विशेष जारी रहेगा ब्रेक के बाद भी। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। कृषि विशेष में आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं शाहजहांपुर के कौशल मिश्रा से, जो कि अपने क्षेत्र में गन्ने की खेती के लिए जाने जाते हैं। और इसके पीछे वजह ये है कि कौशल मिश्रा ने नई तकनीक का, नई विधि का गन्ने की खेती में इस्तेमाल किया, और इसी वजह से अन्य किसानों की तुलना में वो ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं, अच्छी पैदावार प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी नई विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं कौशल मिश्रा, और किस तरीके से अन्य किसान भी उन्हें देखकर प्रेरित हो रहे हैं। कौशल कुमार मिश्रा की गिनती शाहजहांपुर के आदर्श किसानों में होती है। उन्होंने बीकॉम तक की पढ़ाई की और फिर दूसरे नौजवानों की तरह एक कंपनी में नौकरी करने लगे। पिता के पास अच्छी खासी जमीन थी, वो उस पर गेहूं, सरसों और धान जैसी फसलें उगाया करते थे। लागत ज्यादा होने की वजह से पिताजी को घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा था। इसी खस्ताहाली ने कौशल को खेती की बागडोर खुद संभालने के लिए प्रेरित किया। मैंने गन्ने की शुरुआत की। परंपरागत यहाँ पर पहले लोग लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट किया करते थे। मैंने जब शुरुआत की तो मैंने लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट, और उसके बीच में जब गैप बचता था तो एक दिन ऐसे मन में विचार आया कि क्यों न इसमें कोई सहफसली की जाए। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत मसूर और मटर की थी। दोनों फसलों का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ। बहुत अच्छी लागत कम होने की वजह से उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ।
और गन्ना जो था वो मेरे लिए एक शुद्ध लाभ के रूप में बचा। लेकिन मैंने शुरुआत की थी उसमें गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं ले सकता था, 800 कुंटल हेक्टेयर का आया था। 2021-22 में जो मैंने गन्ने का उत्पादन लिया वो 2200 कुंटल हेक्टेयर का। कौशल का जब वैज्ञानिकों से संपर्क हुआ तो सहफसली खेती के बारे में पता चला। इन्होंने इसे अपनाया, जिसके बाद आमदनी और ज्यादा बढ़ गई। भारत सरकार किसानों की आय दोगुना करने पर बल दे रही है। उन्नत खेती के कारण कौशल की आय पहले ही दोगुनी हो गई है। सहफसली में उसके बाद मैंने गेंदा, शिमला मिर्च, अचार वाली मिर्च, पालक, धनिया, सौंफ, मेथी, टमाटर, मटर, मसूर, चना इत्यादि जितनी भी फसलें हो सकती थीं अक्टूबर की बुवाई में, मैंने उन सभी फसलों का प्रयोग करके एक अच्छी इनकम प्राप्त की। और मैं ये कहता हूं कि जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो किसानों के प्रति एक मिशन है कि मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा, मैं समझता हूं कि जिस तरह से मैं खेती करता हूं उस तरह से आय दोगुनी से भी अधिक मैं ले रहा हूं। और मैं मेरे साथ आसपास के काफ़ी किसानों ने खेती करना शुरू की। उन्होंने भी अपनी लाइन से लाइन की दूरी, बीज के बदलाव, ये तमाम प्रयोग किए, जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों में खुशहाली, किसानों में लगातार नए नए प्रयोग। आज हर किसान अगर गन्ने के साथ सहफसली करता है तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि मेरी आय दोगुनी से भी अधिक आसानी से हो जाएगी और मुझे साल में 2 बार पैसा मिलेगा। अगर हम लोग अगस्त में बुवाई करते हैं तो अगस्त की बुवाई में हम लोग 2 फसल अलग से ले सकते हैं। जैसे आलू ले सकते हैं, आलू के बाद हम लोग उड़द ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं। शाहजहांपुर ऐसा इलाका है जहां आय के संसाधन कम है। परिवार का पेट पालने के लिए बहुत से लोग पंजाब, हरियाणा और गुजरात चले जाते हैं, लेकिन कौशल कुमार उन्हें यहीं पर रोजगार दे रहे हैं। आज मैं 100 परिवारों को लगातार रोजगार दे रहा हूं। वो लोग हमारे कृषि फार्म पर लगातार काम करते हैं। उनको अन्य प्रदेशों में पंजाब, हरियाणा या गुजरात जैसे अन्य जगह से लोग जाते हैं। हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति बाहर काम करने नहीं जाता, लगातार हमारे कृषि फार्म पर काम करके वो मेरा सहयोग करते हैं। मेरी भी इनकम बढ़ती है और उनका भी पारिवारिक भरण पोषण बहुत अच्छे से वो अपने परिवार के साथ रहकर यहाँ गुजारा कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी गन्ना बीज में आई थी तो गन्ना बीज में लाल सड़न रोग बहुत भयंकर रूप से शुरू हुआ। उसके बीज बदलाव में वैज्ञानिकों ने बहुत छोटे छोटे मात्रा में बीज तैयार किया। उसको भी हमने रोटेट करके 3 साल के अंदर पूरे प्रदेश में तमाम किसानों को लाखों वर्ष दे करके उन किसानों को जागरूक किया। आज वो किसान जो बीज गन्ना तैयार कर रहे हैं उससे चीनी मिलों में गन्ना जो अच्छे उत्तम किस्म का गन्ना जा रहा है। कौशल कुमार मशरूम उत्पादन से भी जुड़े हैं। इससे भी उन्हें अच्छी आय हो रही है और कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन कौशल की असल पहचान गन्ने से ही है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष। सहफसली गन्ने की खेती से कैसे सुपरहिट फार्मूला हमारे किसान अपना सकते हैं अच्छी पैदावार का। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है या फिर आप चाहते हैं कि किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएँ तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव, आपका फीडबैक हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करता है। कृषि विशेष के एक नए अंक, नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।